In last lecture, we will discuss about the factors affecting the posology या factor affecting the dose. तो इसमें हमने different factors cover किए थे. Some factors are remaining, near about 2 to 3 factors. So today we will discuss about that remaining factors which affects the dose. First one is after idiosyncrasy. First one is tolerance. हमने बहुत से जो फैक्टर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे एज का फैक्टर हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, इमोशनल फैक्टर हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने डिस्कस कर लिए थे. सम फैक्टर्स आर रिमेनिंग इन विच टॉलरेंस इज वन ऑफ देम. टॉलरेंस इसका फैक्टर है. अब हम टॉलरेंस की बात करें तो कोई भी ड्रग अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, ठीक है. डोज का जो इफेक्ट है ना वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. डिफरेंट डोज और डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है. अगर मान लो कोई एक पेशेंट है, सपोज एक पेशेंट है, उसको 2 पेशेंट्स हैं, उनको हमने क्या दी, एक एंटीपायरेटिक ड्रग दी. एंटीपायरेटिक आर द सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू रिड्यूस द फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं. अब एक पेशेंट में जो एंटीपायरेटिक दी है वो 100 mg की है. दूसरे में भी जो एंटीपायरेटिक दूसरे पेशेंट को जो हमने दी है वो भी 100 mg की है. अब जो पेशेंट 1 है उसको तो वो 100 mg को भी इफेक्ट शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है. मीन्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है कि वो जो उसका फीवर है उसको रिड्यूस कर रहा है. लेकिन जो दूसरा पेशेंट है वो 100 mg को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है. तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है. वो दूसरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसको अगर मान लो 500 mg दे दी तो वो उसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है. इट मीन्स जिस पेशेंट में वो 100 mg इफेक्टिव नहीं है तो वो क्या क्रिएट कर चुकी है, वो एक तरह से ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर चुकी है, उसे कहते हैं टॉलरेंस. अगर एक और एग्जांपल ले, जैसे स्मोकर्स. अब जो स्मोकर्स हैं वो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग में क्या निकोटिन होता है, तो कोई ऐसी प्रिपरेशन जिसमें निकोटिन है, एक नॉर्मल नॉन स्मोकर को हमने निकोटिन एडमिनिस्टर की और एक निकोटिन वाली प्रिपरेशन एडमिनिस्टर की, एक जो स्मोकर है. तो जो स्मोकर है उसको जो स्मॉल डोज है, थोड़ी अमाउंट है, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि उसको टॉलरेंस क्रिएट कर चुका है निकोटिन. लेकिन जो नॉन स्मोकर है उसको स्मॉल डोज भी उसके लिए इफेक्टिव है. ऐसे इन केस ऑफ सिमिलर इन केस ऑफ अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक. जो अल्कोहलिक है, इफ अगर मान लो उसको अल्कोहलिक को हम कोई ऐसी प्रिपरेशन दे रहे हैं, ऐसी प्रिपरेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो कि जिसमें अल्कोहल कंटेंट है, ठीक है, तो वो स्मॉल अमाउंट में भी उसको वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करेगी. लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक है उसके लिए स्मॉल अमाउंट भी इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि जो अल्कोहलिक है या स्मोकर है उनको वो निकोटिन का और अल्कोहल का क्या हो गया, टॉलरेंस क्रिएट हो गया. ऐसे ही पर्टिकुलर ड्रग के केस में भी ये टॉलरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है. अब हम टॉलरेंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, ये कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ टॉलरेंस. There are 2 types of tolerance. First one is true tolerance. Second one is pseudo tolerance. जो ट्रू टॉलरेंस होती है ये किसके कारण होती है? ये प्रोड्यूस होती है बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी ड्रग है अगर हम ओरली या पेरेंटली एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके कारण ट्रू टॉलरेंस होती है. लेकिन सूडो टॉलरेंस इट इज क्रिएटेड ओनली बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ही होती है. जो ट्रू टॉलरेंस होती है इसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, जो रिसेप्टर ऑफ ड्रग्स वो डिक्रीज कर जाते हैं. लेकिन जो सूडो टॉलरेंस है इसमें जो रिसेप्टर्स हैं डिक्रीज नहीं करते, रिसेप्टर अलाइव रहते हैं, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है और एक्सक्रीशन बढ़ जाती है. ये होती है टॉलरेंस. आपकी टॉलरेंस में जैसे कुछ एग्जांपल बार्बिटूरेट्स का इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. तो बार्बिटूरेट्स होते हैं उसको क्या होता है, रेगुलर
एपिलेप्सी में रेगुलर दिया जाता है। अब वो रेगुलर लेने के कारण वो क्या होती है, पर्टिकुलर ड्रग उस पेशेंट को टॉलरेंस क्रिएट कर जाती है, तो उसमें जो स्मॉल अमाउंट है उसकी, वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होती, तो उसकी अमाउंट डोज की बढ़ानी पड़ती है। तो यही हो गया पर्टिकुलर ड्रग। अगर मान लो जो पर्टिकुलर ड्रग हैबिचुअल हो गया, ठीक है, बार बार उसको ले रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंट बन जाती है, तो टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है, वो स्मॉल डोज उसको इफेक्टिव नहीं होती। ये हो गया हमारा टॉलरेंस का फैक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस टैकीफाइलेक्सिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ जो ड्रग्स होती है ना उसको रिपीटेड यूज करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल पे बार बार उसको रिपीटेडली एडमिनिस्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, जो एयरवेज होती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। अब जब भी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा में जो भी है मेडिकेशन बार बार देना पड़ता है, जैसे इफेड्रिन हो गया, उसको बार बार रिपीटेड स्मॉल इंटरवल्स पे रिपीटेड यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो टैकीफाइलेक्सिस में ये होता है, रीजन क्या है, जो इसमें जो सेल रिसेप्टर है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उस ड्रग को ले रहे हैं, तो वो जो ड्रग है वो बाइंड कर जाती है वहाँ पे और इकट्ठी अकुमुलेशन होती रहती है, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाती है पर्टिकुलर रिसेप्टर की। अब उस रिसेप्टर की ब्लॉकेज हो गई तो जो ड्रग हम और अमाउंट में ले रहे हैं वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स भी नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्शन होता है ना, ये एक्शन रिवर्स भी नहीं होता, ये टॉलरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये एक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, चाहे कितनी मर्जी डोज देते जाओ। ठीक है, एक बार जब वो रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बाइंड कर गई तो उसने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो उसका जो फार्मास्यूटिकल एक्शन है वो नहीं परफॉर्म कर पाता, चाहे कितनी मर्जी डोज दे दो। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जो ड्रग्स हैं अगर मान लो उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, डिसकंटिन्यूएशन पे क्या होगा, वो थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया तो वो जो अपना इफेक्ट है वो दोबारा से अपीयर होने लग गया हो जाएगा, उस रिसेप्टर को अनब्लॉक करके उसको दोबारा से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो दोबारा से रीअपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, ये जो इफेक्ट होता है ना, इसको टैकीफाइलेक्सिस इफेक्ट कहते हैं। ये जो ड्रग का बिहेवियर होता है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं इसको। जैसे इसमें एग्जांपल है इफेड्रिन का। इफेड्रिन को ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है इन ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, जो एयरवेज है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। उनकी स्वेलिंग होने से क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें डिफिकल्टी आती है, तो इफेड्रिन दिया जाता है इसमें, और ये क्या होता है टैकीफाइलेक्सिस बिहेवियर शो करती है ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इफेड्रिन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर रह गया था। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस किसके कारण होती है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें कैसे डिस्टर्बेंस होती है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो चेंज हो जाता है, तब बॉडी टेम्परेचर है उसके चेंज होने के कारण। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस है उसमें चेंज होने के कारण। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के फॉर एग्जांपल सैलिसिलेट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल राइज इन टेम्परेचर। जो सैलिसिलेट है ना वो उसी केस में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। ये जो सैलिसिलेट है ये एंटीपायरेटिक है, ये जो फीवर है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन उस केस में नहीं करेगा जिस केस में अगर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन के लिए, तो नॉर्मल पर्सन के रिगार्डिंग ये कोई एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ, तो इसमें क्या है, डोज चाहे कितनी मर्जी दे जाओ, जिसको चाहे फीवर है ही नहीं उसको कितनी मर्जी डोज एनहांस करे जाओ, उसको क्या इफेक्ट शो करेगा फार्माकोलॉजिकल, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी पेशेंट में फीवर है, राइज हो
हो रहा है टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, देन इट विल बी इफेक्टिव, तभी वो इफेक्टिव है एंड शो द रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन और रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट, ये शो करेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं कंसिडरिंग इन द डोज की सिलेक्शन में, डोज कम देनी है हाई देनी है, किस तरह से उसको इफेक्ट करते हैं डोज को, ये हो गए फैक्टर्स। उसके बाद आगे हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर डोजेस। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेशन फॉर डोजेस। नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस फॉर डोजेस। अब देखो डोज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि जो डोज है वो इफेक्टेड होती है बाय द एज ऑफ पेशेंट। ठीक है, बॉडी वेट, सरफेस एरिया, इस तरह से बहुत अफेक्टेड होती है। तो डोज को कंसीडर करने के लिए उसकी कैसे कैलकुलेशन, मेनली इन द केस ऑफ पेडियाट्रिक चिल्ड्रन के केस में इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जो इसकी कैलकुलेशन है वो किस बेसिस पे करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बॉडी वेट के बेसिस पे, बॉडी वेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, इन बेसिस पे इनको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डोज की। तो बात करें इसमें, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था कैलकुलेशन ऑफ डोज, इसको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। डोज प्रोपोर्शनेट टू एज, सबसे पहले जो एज से जो डोज प्रोपोर्शनेट है, इसमें आ जाते हैं यंग्स फॉर्मूला और डिलिंग्स फॉर्मूला। यंग्स रूल भी कह सकते हैं एंड डिलिंग्स रूल और फॉर्मूला। ठीक है, जो यंग्स फॉर्मूला है ये डोज कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, जो 12 ईयर्स से नीचे के होते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, ये आपको फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर था प्रिस्क्रिप्शन, उसमें ये कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट था उसमें कवर करवा दिया है। तो इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगी, इसमें सिर्फ इसका फॉर्मूला बता रही हूँ। यंग्स फॉर्मूला में डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, जो चाइल्ड की एज है वो ईयर्स में, अपॉन में एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स प्लस 12, क्योंकि ये बिलो द 12 ईयर्स के बच्चों के लिए करते हैं, इनटू अडल्ट। इनमें से सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड, आपको डोज चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करनी होगी। ऑल द पैरामीटर्स के अडल्ट डोज गिवन एंड एज ऑफ द चाइल्ड आल्सो गिवन, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है हमारा डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है फॉर द पेशेंट ऑफ एज 4 to 20 ईयर्स, जो 4 से लेकर 20 ईयर्स के एज के बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। एज इन ईयर्स, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलिंग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये है किसके प्रोपोर्शनेट, डोज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसमें आ जाता है क्लार्क्स फॉर्मूला, क्लार्क्स रूल और यू कैन आल्सो से क्लार्क्स फॉर्मूला। इसमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसमें जो इसमें इसका फॉर्मूला होता है चाइल्ड वेट ऑफ चाइल्ड इन केजी अपॉन में 70, वेट ऑफ चाइल्ड इन केजी अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, ये है
डोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम बॉडी वेट की बात करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सरफेस एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में हम क्या इंक्लूड करते हैं? सरफेस एरिया में पर्टिकुलर उसका हाइट और वेट दोनों चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? इसमें जो बच्चा है उसकी हाइट और वेट दोनों इंक्लूड करके परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज, परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू, ये आपको पहले करवा रखा है, इंटू 100। ये फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया पे अगर डोज कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ डोजेस ऑलरेडी कवर होगी, ये आपको रिवाइज करवा दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेस पे दो फॉर्मूलाज हैं, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला भी करवाया है। यंग्स फॉर्मूला जो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, इसमें डोज ऑफ चाइल्ड कैलकुलेटेड बाय द एज ऑफ ईयर्स अपॉन में एज ऑफ ईयर्स प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। इसमें 2 पैरामीटर्स आर गिवन एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड। इन डिलिंग्स रूल, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन में 12 इनटू अडल्ट डोज। ये किस पे, इसके बेसिस पे ये 4 to 12 इयर्स एज ग्रुप के लिए है। उसके बाद क्लार्क फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट हम क्या यूज करते हैं? क्लार्क फॉर्मूला। यू कैन कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड इफ द वेट ऑफ द चाइल्ड एंड अडल्ट डोज इज गिवन। ठीक है, वेट ऑफ चाइल्ड और अडल्ट डोज आर गिवन, ये दोनों पैरामीटर गिवन है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द डोज ऑफ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ this formula. ठीक है, on the basis of body weight. On the basis of surface area, it means you have to include the height and weight of the patient. Percentage of the adult dose is equal to the surface area of the child upon the surface area of adult into 100. This is the calculation regarding the dose. तो इसमें ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले भी कवर हो गया। उसके बाद नाउ वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन टू द, अब हम वेटरनरी के केस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पोस्टोलॉजी में हमने डोज कैलकुलेट किया है, फैक्टर्स, वेटरनरी डोज के केस में जो फैक्टर्स है, अब देखो जो वेटरनरी यानी एनिमल्स के लिए किस तरह की डोज होनी चाहिए। वैसे ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके फैक्टर्स पता होना चाहिए। जैसे हमने जो ह्यूमन बीइंग्स के फैक्टर्स दिए हैं, वैसे ही जो एनिमल्स हैं इसकी जो डोज होती है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट है उसको अवेयर होना चाहिए कि वेटरनरी डोज क्या होती है, फॉर द वेटरनरी डोज क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे वेटरनरी डोज डिसाइड करनी चाहिए और वो कैसे इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब आप बात करोगे एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स होते हैं वो मतलब कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है और वेट है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग से। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से इंक्लूड आ जाते हैं, वैसे जो फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के केस में, तो इसके फैक्टर रिपीट नहीं करेंगे। इसमें जैसे कोई एज आ जाएगा, बॉडी वेट आ जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें जो फैक्टर्स कौन कौन से, एज, बॉडी वेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली दे रहे हैं या पेरेंटली दे रहे हैं, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन,
क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में जैसे हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, तो वो भी डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हॉट में या ह्यूमिड क्लाइमेट में लेस डोज रिक्वायर्ड होती है देन द ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। बाकी एज, बॉडी वेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नियरली मिलते जुलते हैं, थोड़े से सेम पैटर्न ही है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद हैबिटेट किस तरह का है। एनिमल जो क्या करते हैं, अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक अगर मान लो किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ड्रग पर्टिकुलर उसको टॉलरेंस क्रिएट करते हैं कि चाहे कितनी मर्जी डोज देते रहो, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्म इन विच, किस फॉर्म में उसको दिया जा रहा है, पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं या फिर उसको लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं या उसको टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं। तो इसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस थोड़े पॉइंट्स हैं वो इसको रीड कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर सिमिलर से हैं, कुछ डिफरेंट है, वो इसको आप फैक्टर्स को आप पढ़ लेना, ठीक है। ये तो था पोस्टोलॉजी में हमारा, हमने टॉपिक जो कवर किया है पोस्टोलॉजी में। एक तो हमने किया था पोस्टोलॉजी की इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज पोस्टोलॉजी, स्टार्टिंग में की थी। उसके बाद हमने अलग अलग फैक्टर्स किए थे, ठीक है। नियर अबाउट 16 फैक्टर्स हमने कवर किए थे कि वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वन बाय वन करके वो स्टडी किए थे। उसके बाद हमने किया उसमें कि डोज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, देन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को इन केस ऑफ वेटरनरी डोजेस में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमने किया। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो ये जो आपको फैक्टर्स बताए ना, कई बार ये 2 या 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पूछ लिया जाता है। आज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है डोज को, इस तरह से। और इसमें फैक्टर्स अलग अलग आते हैं, इकट्ठा बहुत रेयर है कि एक बड़ा क्वेश्चन इसका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करे। लेकिन जो फैक्टर है तो इसको कोई भी फैक्टर है वो स्किप मत करना, फैक्टर सारे पढ़ना, ठीक है। और डोज की कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार, डायरेक्टली आस्क दे विल डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन अबाउट द व्हाट इज डिलिंग फार्मूला, व्हाट इज यंग फार्मूला, व्हाट इज क्लार्क फार्मूला, ठीक है। या फिर न्यूमेरिकल बेस आ जाता है, तो आप न्यूमेरिकली आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको फर्स्ट चैप्टर में कवर करवा दिए। ये आपका पोस्टोलॉजी का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी ये इतना ही है, पोस्टोलॉजी आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।